पहले पुलिस अफसर रहे, दुर्भाग्यवश आप एक क्रिमिनल के कैटेगरी में आपको डाला गया, आपके ऊपर का मुकदमा चला, फेक एनकाउंटर के एलिगेशंस लगे। आप बताएंगे कि वास्तव में 31 मार्च 1997 को जब शूट आउट हुआ था तो एग्जैक्टली क्या हुआ? पर पुलिस में फेक एनकाउंटर तो होते ही हैं, दुनिया तो इसको फेक ही कहती है, चाहे गाड़ी पलट जाए। वो फेक अलग है, ये फेक अलग है। वो गाड़ी पलट जाए वाला सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब गाड़ी पलट जाती है? वो गाड़ी बाद में पलटाई जाती है। तो इसको आप खुल के बताएं। आपको क्या लगता है, पुलिस की सोच अच्छी है कि मुलजिम को सजा दिलवाना है, या एडवोकेट का सोच अच्छा है कि मुलजिम को बचाना है? जो वकील का जो काम है, आप ये गलत समझ रहे हैं कि वकील किसी को, अपराधी को छुड़ा देता है। आपको नहीं लगता है कोर्ट कुछ ज्यादा क्रिमिनल्स के प्रति लीनिएंट होती है? अब ये चीज तो अभी रिसेंटली न्यूज में आइटम था कि बाबा राम रहीम काफी फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, क्या वो भी इन्हीं फैसिलिटीज को अवेल करते हैं? हाँ, उनको स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है ना उनके ऊपर, इसलिए वो बार-बार आते जाते हैं। क्या आपको अब जो एनकाउंटर था उसके लिए कोई पश्चाताप हुआ? आवाज में टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे हस्ती है जिन्होंने पुलिस में नौकरी की। दुर्भाग्य से इनके ऊपर एक फेक एनकाउंटर का आरोप लगा और इन्होंने आजीवन कारावास काटी। अब ये एडवोकेट के तरह काम कर रहे हैं। जीवन में इनके काफी उठापटक रही है और हर तरह के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एस्पेक्ट से परिचित हैं। आज हम इनसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कोर्ट, जेल और पुलिस के विषय में डिटेल में बात करेंगे। अशोक राणा जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये समझना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस भी है, एडवोकेट भी है। पुलिस का ध्येय डिफरेंट होता है, एडवोकेट का डिफरेंट होता है। पुलिस प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, हमेशा ये चाहती है कि क्रिमिनल को सजा मिले। एडवोकेट का काम होता है जो दोषी है या उनको आप जिस तरीके से कहें अंडर ट्रायल प्रिजनर बोले, तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स है। आप इन दोनों को कैसे हैंडल कर पाते हैं? कैसे आपको लगता है कि पहले पुलिस का रोल अच्छा था या एडवोकेट का रोल अच्छा है? देखो, दोनों का रोल अलग अलग है। जब मैं पुलिस का काम किया करता था, मैं पुलिस में था, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनको किसी दिन एज एन एडवोकेट जो है मेरे को आगे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पुलिस का काम करता था, मैं उसे बखूबी निभाता था और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ किया करता था। अब जब मैं एडवोकेट हूँ तो ये काम में पूरी लगन के साथ करता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि मैं अब लाइन के दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ। पहले मैं बंद करवाया करता था और अब मैं छुड़वाता हूँ। आपकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ, पर बात हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे एस्पेक्ट आपने देखे हैं। आप पहले पुलिस अफसर रहे, दुर्भाग्यवश आप एक क्रिमिनल के कैटेगरी में आपको डाला गया, आपके ऊपर का मुकदमा चला, फेक एनकाउंटर के एलिगेशंस लगे। उसके बाद एक आप अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह आपने जेल में जीवन बिताया। आप कोर्ट में पेश होते रहे, अपने केस की पैरवी करते रहे। उसके बाद अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई और अब आप एडवोकेट हैं। तो सिवाय जज साहब के आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू को खूब अच्छे तरीके से देखा है। आपसे मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से पूछता हूं कि पुलिस का और एडवोकेट का कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी सोच होती है। आपको क्या लगता है, पुलिस की सोच अच्छी है कि मुलजिम को सजा दिलवाना है, या एडवोकेट का सोच अच्छा है कि मुलजिम को बचाना है? देखो, मेरी सोच ये है कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। अगर बीइंग ए पुलिसमैन मैंने अपना कर्म वहां पर बखूबी दिया है और जो कर्म मेरे लिए तय था वो मैंने पूरा किया। अब मैं एडवोकेट हूँ तो मैं जो एडवोकेट वकील का जो काम है, मैं अपना कर्म वहां बढ़िया तरीके से करता हूँ और जो अपना ध्येय है उसको पूरा करता हूँ। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन समाज के लिए क्या अच्छा है? मुलजिम को सजा दिलवाना अच्छा है या मुलजिम को छुड़ा देना, एक कानून के कानूनी दांव पेच से उसको आजाद करा देना, ये अच्छा है? आप जो वकील का जो काम है, आप ये गलत समझ रहे हैं कि वकील किसी को, अपराधी को छुड़ा देता है। वकील उसको सिर्फ रिलीफ दिलवाता है। जो न्याय प्रणाली में जो
तय कर रखे हैं, मापदंड तय कर रखे हैं, उसके हिसाब से उसको उसको फौरी तौर पर एक जैसे क्या बोलते हैं, रिलीफ को क्या बोलेंगे, रिलीफ ही बोलेंगे ऑफ कोर्स। रिलीफ मिल पाता है। तो जो रिलीफ मिलती है उसको, वो किसी जिसने एक अपराधी जिसने वाकई में अपराध किया है और ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो है वो ये पता लग रहा है, प्रूव हो रहा है कि उसने ये क्राइम किया है, तो उसको सजा तय है, उसको वकील भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर उसको फंसाया गया है या आई विटनेसेस अकाउंट पर ये लग रहा है कि ये कहीं बच सकता है, तो वो बचता है। वकील का काम यही है कि अगर वहीं पर कहीं पर थोड़ी बहुत भी उसको रिलीफ मिल रही है और वो बच सकता है तो वो उसे बचाता है। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस अफसर बहुत कठिनाई से मुलजिम को पकड़ के ले जाते हैं और पकड़ के चाहे कैसा भी केस हो, अगले ही दिन उसकी जमानत की अर्जी कोर्ट में पेश होती है, अच्छे अच्छे लफ्जों से उसको बचाव की कोशिश की जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, एक पुलिस वाला का काम है कि उसको किसी भी अपराधी को पकड़ना, उसे जेल पहुंचाना। तो अब हमारा कानून ये कहता है बेल नॉट जेल। तो जो बेल है वो उसका राइट है, जो उसके खिलाफ जुर्म तय हुआ है, जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है, उसके हिसाब से उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जो तय नियम है उसके हिसाब से न्याय प्रणाली में उसके खिलाफ केस चलता है, ट्रायल फेस करता है, उसको सजा मिलेगी या बरी होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अब एक पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करके लेके आता है, वकील उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, कई बार कामयाब हो जाता है, छूट भी जाता है। तो हर का काम अलग अलग है और इसमें कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उलझ के एक आम आदमी जो विक्टिम होता है वो कहीं ना कहीं कभी पुलिस को दोषी मानता है, कभी कोर्ट को दोषी मानता है, कभी इस तरीके से बिहेव करता है। आज के डेट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक मुलजिम के लिए हैं। विक्टिम के लिए कोई भी फोरम में कहीं भी उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम के लिए बहुत रिलीफ है। अलग अलग स्टेज पर जो है संस्थाएं बनी हुई हैं जो उसको रिलीफ प्रोवाइड कराती हैं, और अगर वो अपना वकील एंगेज करना चाहता है, एक विक्टिम जो है वो भी अपना वकील एंगेज कर सकता है। और विक्टिम को एक ऐसा नहीं है कि पुलिस ने वो जो उसको एक्यूज्ड है उसको पकड़ लिया और विक्टिम की कोई लुक आफ्टर नहीं करता। विक्टिम को पूरा ध्यान रखा जाता है और अपना जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो लुक आफ्टर करती है। नहीं, कहीं ना कहीं बार बार कोर्ट में आने से कई चीजों से कई विक्टिम मुझे लगता है कि ऑफेंडेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें सही ड्यू चीजें नहीं मिल रही हैं। अगर हम वैसे देखें कानूनी रूप से तो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, पर अल्टीमेटली बार बार कोर्ट में जाना, डेट पे डेट लगना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे परेशानी होती है? आपने तो स्वयं देखी है कि कोर्ट में केसेस कितने दिन तक चलते रहते हैं। देखो, विक्टिम को जब भी विटनेस के लिए बुलाया जाता है, मैं तो अभी रिसेंटली और केसेस में कई केसेस में देखा है मैंने कि विक्टिम को जिस डेट में बुलाएगा, कोर्ट बुलाएगी, तो उसी तारीख में उसकी जो गवाही, जो एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन उसी डेट में करवाने की कोशिश करती है, जिससे कि विक्टिम को या कंप्लेनेंट को परेशानी ना हो, बार बार कोर्ट ना आना पड़े। वो इस बात को इंश्योर करती है। कोई बहुत ही खास कारण हो जाए जिस वजह से अवॉइड करना चाहे, अवॉइड हो जाती है डेट्स, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है एक या दो डेट से फालतू कंप्लेनेंट को या विक्टिम को आना पड़े। चलिए, ये एक तरीके से अच्छी बात है। अच्छा, आपके पुलिस वाले दिनों को याद कराना चाहता हूं मैं। जब आप पुलिस में थे और आज एक अच्छा खासा समय हो चुका है, दोनों में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? पहले जो पुलिस काम करती थी या जो रेपुटेशन था, और आज जो पुलिस काम करती है, जो रेपुटेशन है, आपको उसके विषय में क्या लगता है? पहले जो पुलिस काम करती थी उसके अंदर उनको फैसिलिटीज वगैरह इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारे जो साइंटिफिक वेज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, और अब जो है फैसिलिटीज ज्यादा हो गई हैं काम करने का, ट्रांसपोर्ट और सब चीजें जो हैं वो जो पुलिस वालों को ज्यादा मिलती हैं। वर्क स्पेस भी बढ़िया मिलता है। अब आज के बच्चे जो हैं, जो नए ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबके पास अपने लैपटॉप होते हैं,
हम केस डायरी जो है जो लिखा करते थे, हाथ से लिखा करते थे और कार्बन लगा के लिखा करते थे। आज के बच्चे जो है, यंग अफसर जो आए हैं, वो अपना लैपटॉप के अंदर केस डायरी लिखते हैं, वहां पर टाइप करते हैं। और हाँ, वो बात अलग है कि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कई बार उसे गलती भी हो जाती है। तो ये तो समय के साथ चीजें बदलती रहती है, लेकिन जो रोजी पिक्चर आप दिखा रहे हैं उससे मीडिया में अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। इस समय पुलिस में करप्शन की बातें या मैन हैंडलिंग की बातें बहुत ही आम हो गई है। पुलिस में करप्शन के एलिगेशंस पहले भी लगते रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पुलिस का ये है एलिगेशंस लगने का कि आप किसी और डिपार्टमेंट में देख लो, वहां पर दो पार्टी होती है, एक एक्शन लेने वाला और एक जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पुलिस के सिस्टम के अंदर एक कंप्लेनेंट होता है, एक उसकी जिसके खिलाफ एक्शन होना है एक्यूज्ड है, और बीच में आ जाता है पुलिस वाला जो एक्शन लेता है। जहां तीन पार्टी हो जाती है वहां पर एलिगेशंस लगने ही लगने हैं। ये सिस्टम जैसे कस्टम है, कस्टम के अंदर क्या है कि बाहर से कोई इम्पोर्ट सामान लेके आ रहा है, कस्टम ऑफिसर है, प्रोसिक्यूट कर रहा है, वहां पर एक दो बंदे हैं, एक कस्टम ऑफिसर है और एक वो है जो आदमी से बाहर से सामान लेके आ रहा है उसको ड्यूटी लेके। लेकिन यहाँ पर जो है तीन है, इसके अंदर एक शिकायत करने वाला है, एक जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है, और एक पुलिस वाला। राणा साहब, मुझे लगता है दिल से आज भी आप पुलिस वाले ही हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पुलिस पे एलिगेशन लगता है, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई पुलिस अफसर रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ा जाता है या कोर्ट उसको रिप्रिमांड कर रही होती है। ये तो रोज ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट। देखो, इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा दिल्ली का पॉपुलेशन का वो अंदाजा लगाओ, और जितनी दिल्ली पुलिस की फोर्स है उसके हिसाब से जो क्राइम हो रहे हैं, अब जो अगर सपोज कोई पुलिस वाला पकड़ा भी जाता है, दो चार डिसग्रंटल्ड जो होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, कर रहे हैं तो पकड़े भी जाते हैं। मैं उसके लिए उनकी तरफदारी नहीं कर रहा पुलिस वालों की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आदमी गलत काम करता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन परसेंटेज जो है ना वो कम है। आपका तजुर्बा इतना है पुलिस का भी और हर तरीके से, पुलिस करप्ट क्यों है? अब देखो, इस करप्शन की डेफिनेशन को थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। कई बार तो क्या होता है कि कंप्लेनेंट जो है ना फोर्स करते हैं, कंप्लेनेंट क्या, मैं और दूसरी पार्टीज भी फोर्स करते हैं कि अगर इस पुलिस वाले को पैसा दे दिया तो ये हमारा काम कर देगा, अगर पुलिस वाले ने पैसा नहीं पकड़ा तो ये तो नालायक है और ये हमारा काम नहीं करेगा, और उसकी शिकायत की जाती है कि ये वो है बढ़िया आदमी नहीं है और ये हमारा काम नहीं करेगा। तो ये अक्सर देखा गया है। ये तो एक दूसरा ही नजरिया आप दे रहे हैं। आमतौर पे तो शिकायत करता यही कहता है कि मुझसे एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। वो एक्सटॉर्शन होती है। मैं ये नहीं कहता बहुत, मतलब अगर 100% में से 2 या 4% कुछ ऐसे रहे होंगे जो इस तरह के गलत काम करते हैं, तो फिर क्या आपको आज भी पुलिस की वर्दी की याद आती है? पुलिस की वर्दी एक टाइम पर थी, याद आती क्या मेरे जहन में है, लेकिन अब तो मेरा काम ही दूसरा, मेरी वकील की वर्दी है, मैं वकील की वर्दी पहनता हूँ, काले कोट की। काले कोट। अच्छा, आप चलिए कोर्ट से बात करते हैं। कई आजकल बड़ा सोशल मीडिया में और अन्य जगहों पे कई केसेस में मीडिया ट्रायल हो जाता है। क्या इसका कोई असर पड़ता है जजमेंट पे या कोर्ट के हियरिंग्स पे? देखो, मीडिया ट्रायल जिस केस का हो गया उसमें जज के ऊपर भी असर पड़ता है और आम जनता पर भी असर पड़ता है। हमारे खुद के केस में, हमारा केस मीडिया ट्रायल था। हमारे जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में बेल लगा करती थी तो सीपी शूटआउट नाम से ही जो है जज जो है एकदम से उछल जाया करते थे, और हमें पक्का तय हो जाता था कि ये हमारी बेल जो इंटरिम बेल लगा करती थी, बीच में रिलीफ दिया करते थे हम, वो रिजेक्ट हुई होगी, और वो होती थी, रिजेक्ट हो जाती। आप बताएंगे कि वास्तव में 31 मार्च 1997 को जब शूटआउट हुआ था, On 31st March 1997, here in Connaught Place, 2 men in a Maruti S-team were shot dead and their friend badly injured by a crime branch team which thought it had cornered a criminal Yasin and his accomplice. तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली जो मैं बताया था कि 30 तारीख की रात को हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि यासीन अपने कुछ साथियों के साथ ऐसे अगले दिन
1:30 बजे के आसपास मदर डेयरी परपड़गंज पर अपनी कार में आएगा। उस इंफॉर्मेशन को फॉलो अप करने के लिए अगले दिन एक टीम जो है सुबह रवाना कर दी गई। टीम मौके पर पहुंच गई, परपड़गंज मदर डेयरी पर उसका इंतजार किया गया। वहां पर उसकी गाड़ी 1:30 बजे के आसपास एक कार आती है। उस कार के अंदर एक दाढ़ी वाला था, साथ में 2 और थे, 3 आदमी थे। उनको उस कार को ने हमारी जो टीम थी उसका एक इंस्पेक्टर था, उसने फॉलो अप करना शुरू किया अलॉन्ग विद स्टाफ के आदमी थे, तो 2-3 आदमी थे। उसको फॉलो अप करना शुरू किया। यहाँ से हम एक्टिव हो गए। यहाँ से अपने ऑफिस से, चाणक्यपुर ऑफिस से हम निकले 2 कारों में, अलग से एक जिप्सी में, एक कार में। मौके पर पहुंचे। हमें प्लान ये किया था कि हमसे आईटीओ के जो पुलिस पीएचक्यू के पास जो चौराहा है आईटीओ का, वहीं पर रोक लेंगे, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पाया। वो ट्रैफिक की वजह से वो कार आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर चलेगी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए वो जो आउटर सर्किट कनाट प्लेस का फायर ब्रिगेड के सामने, वहां पर देना बैंक है, वहां पर उस बैंक के अंदर वो अपने कुछ काम के लिए चले गए। रैकी वाली टीम उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। वो वहां इंतजार कर रहे थे। इन द मीन टाइम हमारी टीम यहाँ से पहुंची। उस पीरियड के वहां पर भी इंतजार की गई। वहां पर भी वो डिसीजन नहीं दिया गया। वो सीनियर अफसरों का डिसीजन था कि नहीं, अभी एक्शन नहीं लेना है। और उसके बाद जैसे एक्शन से क्या मतलब है? एक्शन उनके ऊपर हाथ डालना है, उनको रोकना, पकड़ना है। जब वो गाड़ी चल पड़ी है तब उसको रोका गया, और जब रोका गया तो फिर फायरिंग स्टार्ट हो गया। फायरिंग, अब जब ये बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा वो फायरिंग जो है अंदर से नहीं चली थी, हमारी टीम में फायरिंग की गई थी। उसमें एक पुलिस अफसर को गोली भी लगी थी। हाँ, एक पुलिस अफसर को गोली लगी थी, 2 को लगी थी वैसे तो। एक की उंगली में लगी थी, एक की एब्डोमेन में लगी थी। तो इतना सब कुछ होने पे पुलिस अपना पक्ष नहीं रख पाती है कोर्ट में प्रॉपर तरीके से? हमने अपना पक्ष बहुत तरीके से वैसे रखा तो था, लेकिन हमारे जो डिफेंसेस थे वो वेरी कर गए थे। उसमें अलग अलग पॉइंट्स बन गए थे। काफी 10 एक्यूज्ड बन गए थे, 10 पुलिस अफसर थे, 10 के आर्गुमेंट्स अलग अलग हो गए थे। सबका डिफेंस अलग अलग हो गया था। एक का डिफेंस ये था कि मैं तो स्पॉट से 20 कदम दूर खड़ा था, मैं तो मौके पर था ही नहीं। एक एक्यूज्ड का, हमारे जो साथी थे, उनका ये था मैंने तो कार का शीशा खटखटाया था और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और हम जो और स्टाफ था वो ये कह रहे थे हमने तो सीनियर अफसर के कहने पर गोली चलाई है, और हमारा डिफेंस ये है कि हमने तो ऑर्डर भी किया। एक का डिफेंस ये था कि मैंने तो वहां पर भीड़ इकट्ठी देख के हवा में फायर कर दिया था। तो ये डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट के वजह से कन्विक्शन में कन्वर्ट हुआ है केस। हाँ, अगर हमारा जो डिफेंस एक रहता, हम उसी को फॉलो अप करते तो ये केस कन्विक्शन में जा सकता था। सिर्फ इस वजह से एक्विटल में जा सकता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे डिफेंसेस अलग अलग थे। कोर्ट ने हमारे डिफेंस पर रिलाई नहीं किया। और ये अमाउंट 97 की बता रहा हूँ। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि दिल्ली में आएगा। उसकी रैकी करने के लिए एक टीम लगाई गई। उसका जो सिम था उसकी एक डबल सिम बनवा करके वो कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी दूसरे फोन पर कराई गई, और उसको ट्रैक कर रहे थे। और पता लगा हमें कि 31 मार्च को वो 1:30 बजे पटपड़गंज जाएगा। तो वहां से गाड़ी गलत फॉलो अप हुई हमारे टीम के मेंबर से। तो उसके बाद जब फाइनल वो कनाट प्लेस पहुंचे तो वहां पर वो गोलियां चली। और ये पर ट्रायल में तो ये भी आया था कि पुलिस के पास सफिशिएंट समय था। जो मृतक थे वो बैंक में भी गए थे, बैंक से बाहर भी आए थे, पुलिस के पास सफिशिएंट टाइम था उनको आइडेंटिफाई करने का। और दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द कन्विक्शन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। ऊपर के जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने अपने लेवल पर जो डिसीजन लिए उसके हिसाब से पुलिस टीम ने काम किया। नहीं, देखिए पुलिस में चेन ऑफ कमांड बहुत टाइट है। जो आम परसेप्शन है वो ये है कि पुलिस में जो भी कुछ काम होता है उसको जो जूनियर अधिकारी है वो सीनियर को बता के रखते हैं। पर एनकाउंटर एक ऐसी चीज है कि स्पॉन्टेनियस होता है। पर्टिकुलर इस कनाट पे शूट आउट केस में तो
काफी जन आक्रोश भी हुआ था और मीडिया उस समय कहना शुरू कर चुकी थी कि सब कुछ प्लांटेड है और ये फेक एनकाउंटर है। जो एनकाउंटर होता है, रियल एनकाउंटर, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। इन आवर केस इट वाज रियल एनकाउंटर। जो कुछ हुआ वो बात अलग है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, बाद में ये प्रूव हो गया कि फेक एनकाउंटर। लेकिन जो गोलियां चली थी वो इस हिसाब से चली थी, इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से चली थी कि गोली पहले वहां से चली, उसके बाद हमने गोली चलाई। अब वो थ्योरी जो है बाद में धीरे 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 पर पुलिस में फेक एनकाउंटर तो होते ही हैं। हाँ, काफी पुलिस पे काफी एलिगेशंस लगते एलिगेशंस लगते हैं। आज तक फेक एनकाउंटर का एक हमारा ही वो हुआ है, बाकी तो नहीं, बॉम्बे में भी हुए हैं, बॉम्बे पंजाब में हुए हैं, बॉम्बे में हुए हैं, रिसेंटली पंजाब में हुआ है, पंजाब पुलिस के अफसर्स वो हुए। बल्कि बॉम्बे के एक केस में 2004 के केस में 2024 में सजा हुई है। लेकिन अगर हमें फेक एनकाउंटर करना होता, जो थ्योरी दी जा रही है फेक एनकाउंटर अगर हम करते तो ऐसे इन द सेंटर ऑफ दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर आके फेक एनकाउंटर क्यों करते? अब इसको दुनिया तो इसको फेक ही कहती है, चाहे गाड़ी पलट जाए। वो फेक अलग है, ये फेक अलग है। वो गाड़ी पलट जाए वाला सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। ये ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब गाड़ी पलट जाती है? वो गाड़ी जब पलटा दी जाती है, वो तो गाड़ी बाद में पलटाई जाती है। तो इसको आप खुल के बताइए। अब ये जो एक गाड़ी पलटाने वाला इंसिडेंट था वो बहुत फेमस हुआ था कि उसकी गाड़ी पलटा दी गई थी और गाड़ी पलट गई और वो मर गया। तो ये गाड़ी अब दिखाई जाती है, वो पलटा भी दी जाती है, उसके बाद ऑन रिकॉर्ड आता है गाड़ी अपने आप पलट गई, गाड़ी एक्सीडेंटली पलट गई, ये दिखाया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जब जजमेंट ये आता है कि ये फेक एनकाउंटर है तो पब्लिक का सेंटिमेंट तो उसी हिसाब से गवर्न होता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें जेन्युइन होते हुए भी कंट्रोवर्सी रही है, जैसे दिल्ली का बाटला हाउस केस रहा है जिसमें एक पुलिस अफसर वीरगति को भी प्राप्त हुए थे, फिर भी कंट्रोवर्सी रही। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं फेक एनकाउंटर के जिसमें बाद में सजा हुई है। ऐसी पुलिस की क्या मानसिकता होती है कि वो एक क्रिमिनल को मार बैठते हैं? देखो, कोई भी पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को ऐसे ही नहीं मारता। और पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मारने वाली बात ही नहीं है, सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई जाती हैं। अपने आप कोई भी फर्स्ट टाइम जो है कोई जाके नहीं मारता। बाटला हाउस एनकाउंटर, उसमें मेरा बैचमेट भी था मोहन चंद शर्मा, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था तो वो ऑन दैट वेरी डे दरवाजे पर थे वो, और उसका कांस्टेबल जो है जब उन्होंने उसे नॉक किया तो अंदर से उसने गेट खोलते ही उसने फायरिंग की, वो लगी थी, अंदर से गोली चली थी। गेट पर आते ही उसने जो अंदर टेररिस्ट था जो बाद में पकड़ा भी गया है, भाग गया था, तो ये और उसने गोली चलाई थी। हाँ, उसमें तो मूवी रियल एनकाउंटर, बिल्कुल एनकाउंटर तो होते ही हैं। अच्छा, एनकाउंटर के अलग हम चलते हैं कि पुलिस अपना, अगर सब कुछ सही है तो पुलिस अपना बचाव कोर्ट में क्यों नहीं कर पाती? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि हर एनकाउंटर के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ जेन्युइनिटी और इनजेन्युइनिटी केस रजिस्टर जरूर होगा? नहीं तो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं तो ये मैसेज है कि पुलिस फेक करती है। एक पर्टिकुलर दिल्ली का केस है जिसमें एक पैटर्न निकल के आया था कि घुटने पे पुलिस गोली मारती थी। नहीं, घुटने पर तो पुलिस आज भी गोली मारती है। अभी कल परसों का एक इंसिडेंट है, उसके अंदर एक डेफ एंड डम लड़की थी, उसके साथ हुआ, और उसके बाद जो है जब उनको पकड़ा गया, उसको जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया तो उनकी दोनों टांगों पर भागते हुए गोली लग के भी भाग रहे थे और गोली मार दी गई। ठीक है, जो सोसाइटी के नासूर है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अगर उनको भागते हुए वो भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, अगर टांग पर गोली मार दी जाती है तो कोई वो नहीं है। अब होते हैं इंसिडेंट। तो पर कानून, आप एडवोकेट हैं, मुझे नहीं लगता कि कानून में कहीं भी ये प्रावधान है कि एक भागते हुए आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस गोली मार सकती है। जब वो गोली चलाएगा पुलिस के ऊपर तो सेल्फ डिफेंस पुलिस गोली चला देती है। सेल्फ डिफेंस चलिए समझ में सेल्फ डिफेंस ही है, लेकिन भागते हुए को तो गोली नहीं मार सकते। भागते हुए कोई गोली नहीं मारता, सेल्फ डिफेंस में गोली मारी जाती है। जब वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली चला दी जाती है। तो आमतौर पे यही है कि जो भी मृतक होते हैं ज्यादातर डेस्परेट लोग होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे मुकदमे होते हैं, तो पुलिस के पास और कोई जरिया नहीं है उनको सजा दिला पाने की। कई बार जो पुलिस वाला होता है वो अपने आप को, जहाँ पर गलती होती है
कि वो प्रोसिक्यूटर तो समझता ही है अपने आप को, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का पार्ट है, तो प्रोसिक्यूटर समझने लगता है। फिर दूसरा वो अपने आप को जज भी समझने, पुलिस अफसर पुलिस अफसर वो जो गलती करते बैठता है, जहाँ वो जज समझ लेता है कि मैं जज भी हूँ, और तो वहां पर एनकाउंटर भी होगा और सारे काम होंगे कि मेरे को ये न्याय देने का काम मेरा ही है। तो फेक ही होगा ना वो तो फिर। हाँ, तो वो गलत होगा ना, मैं उसको ठीक का मान रहा हूँ। तो ये कौन सी ऐसी मानसिकता डेवलप हो जाती है कि सर्टेन पुलिस अफसर में कि वो कानून को या समाज के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि मुलजिम को इलिमिनेट करना ही उन्हें सबसे अच्छा तरीका लगता है। वो अपने आप को समाज के समाज सुधारक समझने लगते हैं, कि वो ये समझते हैं कि ये सब पूरे समाज को सुधारने का जिम्मा हमारा ही है, और वो इस तरह के स्टेप्स वो ही काफी आगे जाकर के मतलब समझ के कि हाँ मैं हमारा काम है ये करना, तो उस काम को कर बैठते हैं। तो अब आप बतौर एडवोकेट बताइए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो मैं समझता हूँ वो यही है कि जो जनता के जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको ये बताया जाए कि भाई तुम्हारे ये राइट्स है, और अब हो रहा है, अब ये चीजें हो रही हैं। पुलिस के लिए मैंडेटरी हो गया है कि आप कभी किसी को गिरफ्तार करोगे तो उसको रीजंस ऑफ अरेस्ट बताओगे, उसको एक अलग से पेपर दोगे। और फिर दूसरी बात यह है, किसी को भी बिना अब 35 BNS का नोटिस दिए बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। कहीं आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी अवॉइड करने से क्रिमिनल्स में बढ़ावा मिलता है अपराध करने को? गिरफ्तारी अवॉइड करने से गिरफ्तारी अवॉइड इन द सेंस कि कोर्ट ने कर दिया कि 7 साल तक जिसकी सजा है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके लिए सर्टेन लेट डाउन प्रोसीजर है अगर गिरफ्तार करेगी। ज्यादातर केसेस में ऐसे मुलजिमों को पुलिस छोड़ देती है। 7 साल की सजा वाले आप देखो, 7 साल की सजा वाले जो केस है उसको पुलिस छोड़ नहीं देती है, उसको गिरफ्तार नहीं गिरफ्तार उसको बाउंड डाउन कर लेती है और उसको बाउंड डाउन कर लेती है, और उसको चार्जशीट जरूर किया जाता है और वो ट्रायल फेस करता है। मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं एक मुलजिम, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, अभी रिसेंटली एक MP साहिबा का चेन स्नैच हो गया था, तो ऐसे हालात में अगर मुलजिम को पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये नहीं जाता कि जुडिशियरी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज सच स्ट्रांग दैट एवरीबॉडी तुरंत सजा मिलने की संभावनाएं हैं। देखो, न्याय प्रणाली हमारी ये कहती है कि जिसके अंदर 7 साल से कम सजा है उसको आप जेल नहीं भेजोगे, उसको बेल दे दी जाएगी और वो अपना ट्रायल बाहर से फेस करे। जी बिल्कुल, मेरा भी सवाल यही है कि आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू को देखा है। पहले मुलजिम को अरेस्ट करके जेल में भेज देते थे। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से ये रवायत चली कि 7 साल तक अगर किसी की सजा है तो उसको पुलिस बाउंड डाउन करके छोड़ देगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, गिरफ्तारी को प्रेफरेंस नहीं देगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे मुलजिमों का हौसला बढ़ा है? देखो, इससे मुलजिमों का हौसला नहीं बढ़ा। आपने जो हर आदमी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, जेलों की हालत आपको पता है। जेलों में आज के जो कैपेसिटी है, जो जेलों की कैपेसिटी है उससे 4-5 गुना कैदी और अंडर ट्रायल जो है यूटीपीज जेलों में बंद है। काफी यूटीपीज है। और जेलें और सुप्रीम कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स जो हैं वो इस बात पर इंसिस्ट करती हैं कि कम से कम यूटीपीज जेलों में रहे, जिससे कि अंदर प्रेशर ना पड़े, और ये इसीलिए उनको रिलीफ दी जाती है। देखिए, ये तो स्टेट का फेलियर है ना कि जेल और ज्यादा नहीं बढ़े, जितने आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं उनके हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ। इसके एवज में मुलजिम को छोड़ देना ये तो जस्टिफाइड नहीं लगता। नहीं, मुलजिम को छोड़ा नहीं जाता, बाउंड डाउन कर लिया जाता है, वो ट्रायल फेस करता है। पर पब्लिक परसेप्शन तो यही जाता है। कई बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। फैटल एक्सीडेंट के केस को देखें, उसमें भी पुलिस छोड़ पाती है, उस पर एलिगेशन लगता है कि एक आदमी की डेथ हो गई और पुलिस वालों ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कानून में तो ऐसे प्रावधान है जिसके वजह से एक आम आदमी में ये मैसेज जाता है कि कानून ठीक नहीं है या विक्टिम को कुछ हासिल नहीं हुआ, मुलजिम के तरफ कोर्ट का ज्यादा या कानून का ज्यादा रवायत है। देखो, फैटल एक्सीडेंट के केस, फैटल एक्सीडेंट जस्ट एन एग्जांपल। हाँ,
तो आप जिस बात से कह रहे हैं कि मुलजिम को छोड़ दिया जाता है और उसको समाज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं नहीं समझता। राणा साहब, हम अब कुछ कानूनी पहलू पे आते हैं। तो ये जब हम देखते हैं आपके विषय में, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, लेकिन आप काफी कम समय में आपको छोड़ दिया गया था। ऐसी क्या व्यवस्था है जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट आमतौर पे 20 साल माना जाता है, लोग पहले ही छूट जाते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर जहां पर नेचुरल लाइफ जज ने किसी केस के अंदर कॉन्विक्ट को ये पनिशमेंट वो दी है कि वो अपनी नेचुरल लाइफ जेल में काटेगा, वो अलग है। और नेचुरल लाइफ काटेगा मतलब टिल हिज डेथ ही वुड रिमेन जेल में रहेगा। जेल में रहेगा। ये तो क्लियर है, लेकिन दूसरे लोग जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, उनको कितनी सजा होती है? उनको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर हुई है तो उसको 14 साल के अंदर उनको वहां से रिलीज करने के लिए SRB में नाम चलाया था। मैं यही पूरी व्यवस्था समझना चाहता हूँ कि ऐसी क्या व्यवस्था है जिससे 20 साल की सजा घट के 14 साल में कन्वर्ट हो जाती है? उसके अंदर जो एक है AGCR, एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट, तो उसके अंदर हर जो साल के अंदर कुछ रिमिशन पीरियड होता है एक कॉन्विक्ट को, वो मिलता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कैदी को खास कर। एक साल में कितने दिन मिलते हैं? एक साल के अंदर 3 महीने भी मिल सकता है, 3.5 भी मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं, कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन द कंडक्ट ऑफ द प्रिजनर। तो वो जब वो रिमिशन पीरियड काउंट होता है तो उसमें के अंदर जो 6 साल का पीरियड होता है इस तरह से कम हो जाता है, रेमिशंस में कम हो जाता है। कुछ ईयरली जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो LG वगैरह और वो ये सब जो सीनियर बड़े अफसरान वहाँ से जो रिमिशंस देते हैं, उनकी वजह से जैसे किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे 15 अगस्त पे या कुछ हाँ, ऐसा, वो सारी काउंट होती हैं, इसलिए उनका पीरियड कम हो जाता है और उसके बाद एक टाइम आने पर उनको SRB रिकमेंड कर देती है छोड़ने के लिए, अगर उनका कंडक्ट जेल में ठीक रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कन्विक्ट काफी फ्रीक्वेंटली कई इंटरवल्स पे बाहर आ जाते हैं। कई बार बोलते हैं फर्लो पे आया हुआ है, कई बार पैरोल पे होता है। इसके विषय में बताइए, ये क्या व्यवस्था है? पैरोल फॉलो गाइडलाइंस है बेसिकली 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी और साल में 3 फॉलो बनती है, 21 दिन की मतलब 3 हफ्ते की, 2 हफ्ते की और फिर 2 हफ्ते की। तो क्या वो सजा में डिडक्ट हो जाता है या सजा के साथ नहीं, वो भी एनहांस हो जाता है? वो सजा के अंदर काउंट होता है और 1 महीने की पैरोल मिलती है। सजा में काउंट होता है का मतलब बाहर जो रहे वो पीरियड भी जेल के अंदर माना जाएगा? जेल के अंदर 1 महीने 3 ये कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रावधान नहीं है? इंटरेस्टिंग का प्रावधान है, दिल्ली के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है और स्टेट्स में भी लागू हो रहा है धीरे-धीरे। तो एक आदमी क्या हर कन्विक्ट को मिल पाता है फॉलो? हाँ, अगर उसका कंडक्ट ठीक रहा है जेल के अंदर तो उसको फॉलो मिलती है। और पैरोल की क्या व्यवस्था होती है? पैरोल की व्यवस्था जो है, जो फॉलो है वो उसकी जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो DG प्रेजेंस है, और जो फॉलो है पैरोल है वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, वहाँ से रिकमेंड होती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में आइटम था कि बाबा राम रहीम काफी फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, क्या वो भी इन्हीं फैसिलिटीज को अवेल करते हैं? हाँ, उनको स्टेट गवर्नमेंट की अनुकंपा है ना उनके ऊपर, इसलिए वो बार-बार आते जाते रहते हैं। इसका मतलब पॉलिटिकली या एक तरह से कहे पैसे वाले या जिनको रसूख वाले लोग हैं उनको ये फैसिलिटी अवेल करने को ज्यादा मिल जाती है? और दिल्ली के अंदर ऐसा कम होता है, बाकी मैंने हरियाणा में तो देख रहा हूँ कि वहाँ आराम से छूट जा रहे हैं, आने जाना हो रहा है। कौन छूट जाते हैं आराम से? राम रहीम के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अन्य बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लोग या पैसे वाले लोग जिनके पास बढ़िया वकील हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो छूट पा रहे हैं। क्या सामान्य कैदी भी इन व्यवस्थाओं को अवेल कर पा रहे हैं? जो पैरोल फॉलो गाइडलाइन है, जो फॉलो और पैरोल दे रखी है वो तो उनको मिल जाती है, लेकिन कुछ कैदी इंटरिम बेल वगैरह भी अलग से अगर इन्फ्लुएंशियल हैं और पैसे के हिसाब से ठीक हैं तो उनको वैसे इंटरिम बेल कोर्ट से मिल जाती है। पैरोल फॉलो तो जो रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से सबको मिलती है। कई बार पैरोल जंप करने की बेसिक में भी बात आती है। हाँ, पैरोल जंप ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो उनकी फॉलो जो ये फैसिलिटी को 1 साल के लिए रोक दिया जाता है।
उसके बाद फिर उसकी AGCR जब ठीक हो जाती है 1 साल का पीरियड चालू हो जाती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल है जिस पे बहुत सारे मुकदमे हैं और बहुत सारे केसेस में कन्विक्शन हो गई है, फिर भी बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। कुछ कंकरेंट सजा बोलते हैं कि कंकरेंट सजा क्या होती है? कंकरेंट सजा ये होती है कि एक अलग ऑफेंस में 3 साल की सजा हुई, दूसरे ऑफेंस में 5 साल की सजा हुई और किसी और ऑफेंस में उसको फिर 3 साल की सजा होगी। अब 3, 5, 3, 6 और 5 11 साल की सजा होगी। अगर एक साल कंसेक्यूटिव चलेगी तो पहले 3 काटेगा, फिर 5 काटेगा, फिर 3 काटेगा और कॉन्करेंट के अंदर वो 3, 5 और 3 एक साथ ही चलती रहेगी, तो विद इन 5 इयर्स जो है वो सजा पूरी होगी। तो मैक्सिमम जो पीरियड है सजा के उसी में वो फ्री हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं? जब सजा, अपराध अलग है, सजा अलग है, तो एक साथ ही कंकरेंट क्यों रखते हैं? अलग अलग क्यों नहीं? पहले 3 फिर 5 इस तरह से क्यों? वो तो जज जो कंसर्न जज है, ट्रायल कोर्ट जज है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं, जज तो अलग अलग कोर्ट में फैसले आते होंगे, सब में अलग अलग एक आदमी का अपराध होता है, एक किसी पर्टिकुलर कोर्ट के ऑर्डर हो, जजमेंट होगा, फिर किसी और का होगा, तो हर में तो यही लिखा जाता होगा कि फॉर सर्टेन पीरियड। हाउ डज इट गेट मिक्स्ड अप? वो शुरुआत में सपोज किसी ट्रायल कोर्ट से कंकरेंट के ऑर्डर हो गए, कंसेक्यूटिव के ऑर्डर हो गए, हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां से कंकरेंट करवा लेते हैं, वहां से कंकरेंट हो जाती है। आपको नहीं लगता कोर्ट कुछ ज्यादा क्रिमिनल्स के प्रति लीनिएंट होती है? अब ये चीज तो आप एडवोकेट है, आप दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, कुछ के लिए ये आसान ये होता तो है। दिखता है, ये तो स्पष्ट दिखता है कि एक आदमी ने 5 अपराध किए, पांचों में अलग अलग सजा मिली, लेकिन एक अपराध जिसके लिए सबसे लंबा सजा मिला है सिर्फ उसने एक ही काटी हाँ। और बाकी का फर्गो हो गया। और आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसको या अपर कोर्ट्स उसको, जिनकी रीच होती है वो वहां पहुंच जाते हैं, जिनकी रीच होती है, जिनके रीच पास किस तक? रीच मेरे कहने का मतलब है जो सीनियर एडवोकेट जिनके पास उनकी रीच में है, वो फैसले वो उनकी सेवाएं मतलब स्पष्ट कहे तो अमीर आदमी इसको अमीर अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी के लिए कोई फैसले नहीं। कोई फैसले सच्चाई है। तो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन नहीं, और ये एक अजीब सा लगता है कि एक ही देश में रह के कानून सबके लिए एक है, हम हमेशा कहते सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अलग है। हाँ, उसके लिए DLSA और उसपे जो स्टेट लेवल पर भी काफी फैसिलिटी देने की कोशिश की गई है कि भाई वो जो फ्री एडवोकेट मिलेंगे और वो आपका केस लड़ेंगे, वो होता भी है बहुत से केसेस के अंदर। ये तो मैंडेटरी हो गया है कि मैंडेटरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि हर लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो लीगल पाते। एड दी जाएगी। हाँ, लीगल एड दी जाती है, ये सच है, लीगल एड दी जाती है। फिर भी उनको उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अगर आपकी बात, अगर हम ये देखें कि ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सो कॉल्ड धनाढ्य लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग तो बाहर होते हैं और गरीब आदमी नहीं, ये बात बस तो पड़ा सच रहता है। ये सच्चाई है। है, सच है। जो गरीब है, जिसके पास मीन्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर, वो मतलब चीजों को मूव नहीं कर सकता, वो अंदर ही रहे। क्या यही रीजन था आपका कि एडवोकेट बने आप? हाँ, मैं सोच तो यही थी कि जो गरीब आदमी जो परेशान है उसकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी स्टेज पर, और मैंने काफी गरीबों के लिए मदद भी की है। क्या कभी किसी स्टेज पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक मुलजिम को सजा होनी चाहिए और वो कानून से बच गया? एज एन एडवोकेट तो अब तो सोच दूसरी हो गई है, एज ए डिफेंस काउंसिल सोचा जाता है, दिमाग ऐसे ही चलता है। पहले बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बात हम होलिस्टिक कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम के विषय में कर रहे हैं, और सच तो एक ही होगा, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। अगर एक अपराधी है, आपको लगता है कि हाँ इसने अपराध किया, और फिर भी वो छूट जाता है, तो कैसा फील करते हैं आप? देखो, अपराध करने वाला सिर्फ जेल रह करके भुगतेगा, ये सब बातें तो नहीं है। जो आदमी जेल से बाहर आ जाता है, टाइम से पहले बाहर आ जाता है, उसको भी अपना जो कर्मा है वो तो फेस करना पड़ता है। बाहर रह के और परेशानियां होती हैं, शायद उससे भी बुरा टाइम आता है उसका, वो सब परेशानियां झेलता है, वो फेस करता है। पर विक्टिम को तो ऐसा लगता होगा ना कि इसको प्रॉपर सजा नहीं मिली, आए दिन डिमांड होती रहती है, कई लोग
जिनके घर के लोग मारे जाते हैं वो कहते हैं इसको फांसी दो। होता है सेंटिमेंट्स तो सेंटिमेंट्स उनके भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, हार्ड होते हैं। और क्या आपको अब जो एनकाउंटर था उसके लिए कोई पश्चाताप हुआ? हाँ, मुझे हमेशा पश्चाताप रहा है, आज भी है। मैं दो फैमिलीज को, मैं मतलब आई वाज नॉट टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन मैं उस टीम का हिस्सा था जो ये इंसिडेंट हुआ, मुझे उसका पश्चाताप। अगर आज मौका मिले उन दो विक्टिम्स की फैमिली से मिलने को तो क्या बोलेंगे आप? उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, गलती से हुआ। साथियों, आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विषय में एक बेबाक विचार सुने। क्या आप इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर नहीं तो अपना कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।